Hello everyone. Welcome to YPA Bharat Youth Power Academy Daily News Recap. Let us begin 4th August class. So the first article is related to Adi Perukku Festival celebration in Tamil Nadu. Adi Perukku, it is also known as Pathi Netram Perukku. It is an ancient Tamil festival and it honors the life sustaining properties of water, स्पेशली द मानसून एंड द सोलन रिवर्स। तो ये जो फेस्टिवल है इसको काफी सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। और स्पेशली ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी इन तिरुचि एंड धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट्स, एंड दे ऑफर प्रेयर्स ऑन रिवर बैंक्स। प्राइमरली दे सीक कि जो वाटर फ्लो है वो इंक्रीज हो, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर द एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी। तो जैसे रीजन वाइज जो फेस्टिवल के नेम्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, आ जाते हैं, पूछ देते हैं कभी कभी। और दिस फेस्टिवल इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन द 18th डे ऑफ तमिल मंथ ऑफ आदि, which usually falls in mid July to mid August. And the farmers of Tamil Nadu, they largely depend upon the water of Kaveri for irrigation. So this festival is in this festival they offer rice, coconut, flour, sweets, and they give it to the river goddess। मतलब जो रिवर है उसको गॉडेस माना जाता है। और वहां पे ये बहुत ही जो है वो धूमधाम से वहां पे ये सेलिब्रेशंस जो है वो होते हैं। और ये यहाँ का काफी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, तो आप इसको मतलब इसको जाने रहिए। और तिरुचि, ये इसको तिरुचिरापल्ली भी कहते हैं ऑफिशियली इसको। और इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी। एंड धर्मापुरी, इट इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये है। और ये दोनों ही जो जगहें हैं ये आदि परिक्को फेस्टिवल के लिए काफी फेमस है। Next article is related to Odisha CM. He has officially requested the nomination of Rath Yatra of Sri Jagannath Temple in Puri for inclusion in UNESCO's list of intangible cultural heritage of humanity. और he emphasized that the Rath Yatra has been celebrated for centuries, और यहाँ पे millions of devotees हैं जो visitors हैं from the world, वो आते हैं। और इट इज द मोस्ट इंड्योरिंग सिंबल ऑफ इंडियाज लिविंग हेरिटेज। तो इसको जो है वो इसका इंक्लूजन हो, मतलब यूनेस्को के लिस्ट में हो। तो इसके लिए अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना पूरा कोशिश करेगा। और रथ यात्रा या चैरियट फेस्टिवल ये काफी पुराना और वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्टिवल है ये। और अब देखना होगा कि इसमें फिर क्या होता है। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, एम्स टू प्रोटेक्ट द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्रेशंस दैट कम्युनिटीज, ग्रुप्स and individuals recognize as part of their cultural heritage. Or if we talk about India, there are 16 intangible list which has been inscripted in UNESCO, and in 2025 दिवाली को भी जो है वो इंक्लूड किया गया था। दिवाली के अलावा कुटियाटम, वैदिक चैंटिंग, छऊ डांस, रमन, मुदियत्तो, बुद्धिस्ट चैंटिंग, ये जो चीजें हैं ये यूनेस्को की इनटेंजिबल लिस्ट में है। तो ये जो लिस्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब इसमें नेक्स्ट हो सकता है जो है वो पुरी का रथ यात्रा भी जो है वो अब इंक्लूड हो। तो इसके लिए इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है। और अभी रिसेंटली जैसा कि हमें पता है कि सारनाथ को भी यूनेस्को में जो है वो इनलिस्टिंग किया गया है, तो वो भी अब एक यूनेस्को साइट बन गया है। सारनाथ का वाराणसी का है ये, और उत्तर प्रदेश का चौथा जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुका है। तो यूपी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी जो भी आपके ये जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूनेस्को के लिस्ट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। तो अभी टोटल जो इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनका जो नंबर है टोटल 45 हो गया है। और अभी जिसमें रीसेंट इंक्लूजन जो है वो सारनाथ है।
इसके अलावा इसमें 37 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और 16, जैसे मैंने बनाया कि इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में 16 साइट्स हैं. The next article is related to impact of extreme heat exposure during pregnancy on birth outcomes in India. A nationwide analysis of National Family Health Survey data in India has quantified the link between prolonged exposure to extreme heat during pregnancy and adverse birth outcomes. और इस स्टडी में they have found that because of extreme heat exposure, risk of low birth weight, preterm birth, stillbirth, they were high, and uh, uh, extreme heat exposure is a significant factor due to which various birth related complications are occurring in India. The research paper is titled Effect of Extreme Heat Stress on Adverse Pregnancy Outcomes in India. 2000 in this 2,09,266 birth has been recorded between 2015 and 20, and it utilized the nationally representative NHS-5 data linked to high resolution heat exposure estimates from India's heat index from for 707 districts, and this outcome and the study revealed the association between trimesters and adverse outcomes. Heat extreme during the first trimester are most strongly linked to the प्रीटर्म बर्थ. मतलब अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा हीट का एक्सपोजर है तो उससे काफी प्रॉब्लम होती है, प्रीटर्म बर्थ होती है. सेकेंड ट्राइमेस्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि लो बर्थ वेट होता है. थर्ड टाइम में होता है कि हायर रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ. तो ये काफी सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइमेस्टर पे हीट एक्सपोजर की वजह से इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है. इस स्टडी में ऐसा पाया गया है. और these risks were exacerbated for mothers with a low body mass index, lower education level, and those from poorer wealth group. तो जो poorer group से आते हैं उनमें और भी इसका severe impact है. और ये जो स्टडी है, it has been conducted with the help of researchers from the University of Queensland, IIT Delhi Academic of Research, and other institutions. तो India is facing significant climate related problems because of increasing temperature, extreme weather events. uh, Various public health issues have been arising, and the people, especially the women, the pregnant women, are the vulnerable populations, and because of this our women, children, infants, they are getting more affected. तो इस पे भी वर्क करना होगा. और ये जो डेटा है इनका मतलब ये जो भी स्टडी होती है, एनालिसिस होती है, उसके बेसिस पे फिर फर्दर और क्या उस पे कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, इससे रिलेटेड जो है वो पॉलिसीज बनती हैं. तो ये है. और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होइए, चैनल पे जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. अब अगर आप हमारा इसमें जैसे कीवर्ड्स देखिए तो इसमें आपको काफी सारे टर्म्स के को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है, एडवर्स बर्थ आउटकम्स क्या होते हैं, प्री टर्म बर्थ क्या है, बर्थ दैट अकर्स बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट इज अ स्टिल बर्थ. इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे कैन आस्क इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. स्टिल बर्थ इज अ बर्थ ऑफ अ बेबी हु हैज डाइड इन द womb and show no signs of life after 20 weeks of pregnancy. Then, what is BMI, body mass index? It is a measure of body fat based on height and weight that applies to adult men and women. तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होइए, चैनल पे जुड़िए. You can download the magazine from our description. There has been link provided in our channel. तो आप उस पे कनेक्ट होइए. Our other social media platforms हैं like Instagram, Facebook, Telegram. सब पे आप हमसे कनेक्ट होइए. Then the next article is related to UGC approval of 16 foreign universities. UGC has taken a significant effort towards internationalizing higher education in India.
by issuing 16 letter of intent to 15 foreign higher education institutions. And these institutions are from Australia, Italy, UK, and United States of America. And the approval uh, foreign higher education institutions are slated to establish in various key locations across India like Bengaluru, Greater Noida, Gurugram, Mumbai, Chennai. सो जो हमारी एनईपी पॉलिसी है और 2020 इट एम्स टू इंटरनेशनलाइज इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ हम अपनी यूनिवर्सिटीज हमारी जाएं और जो फॉरेन की रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं दे एस्टैब्लिश देयर कैंपसेस इन आवर कंट्री। तो ये इसमें एक सिग्निफिकेंट मूव है। और यूजीसी भी अपना इसमें पूरा एफर्ट कर रही है। यूजीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो एनईपी है, साथ ही साथ हायर एजुकेशन को भी हम लोग और बेहतर करने के लिए वर्ल्ड क्लास का बनाने के लिए एम कर रहे हैं, जो एक हमारा विकसित भारत का एम है। उसको उसमें उस डायरेक्शन में ये एक सिग्निफिकेंट जो है वो एक स्टेप है। देन जुग जुग जियो अभियान, it is a nationwide public awareness campaign which is focused on promoting organ donation, and its core message is that organ donation is a life saving act and the legacy of donors continues through the recipients of their organs and tissues। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च कर किया है और इसी में नोटो National Organ and Tissue Transplantation Organization, which is a government body that manages organ donation and transplantation activities in India. It has launched a Noto mobile application, and it aims to streamline access of organ donation and transplantation services and information। तो citizens को information होनी चाहिए professionals का, hospitals का कि कहाँ पे proper transplantation होता है। और ऑर्गन डोनेशन की अगर बात करें तो इट्स वेरी क्रिटिकल इन मेडिकल प्रोसीजर एंड इट कैन सेव द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज ऑर्गन फेल्योर। जैसे कि किसी का किडनी फेल्योर है तो उसको दिया जाता है। टिश्यूज होते हैं लाइक corneas, skin, heart walls, they can also be donated to improve the quality of life। जैसे आई डोनेट होता है तो उससे जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके ब्लाइंडनेस को हटाया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने जुग जुग जियो अभियान ये एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है जिससे लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रमोट किया जाए, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ाई जाए। Then a significant data has been released by government as per the All India Survey on Higher Education 23-24 data on total intake and gender-wise total enrollment were recorded for IITs, IIMs, Indian Institute of Science Education and Research, central universities, and the survey showed that the percentage share of enrollment of OBC, SC, OBC students in IITs, IIMs, IISERs, and central universities increased in 2023-24 as compared to 2014-15। Since education is in concurrent list क्या है जिसमें ऐसे टॉपिक्स पे जिसपे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है वो लॉ बना सकते हैं। और all the communities their participation is increasing, and since education is responsibility of both the central and state government, various schemes, projects and programs are run by the ministry aligned with the national education policy 2020। Since 2014, according to the government data, since 2014 there are 16 uh, IITs, 8 central universities, 8 Indian Institute of Management, 7 IITs, 2 Indian Institute of Science Education and Research, 1 National Institute of Technology, and 12 new aims has been established। तो इतने new establishments जो है हुए हैं from 2014। Further, uh,
22-25-6 budget, in this budget, government improved expansion of academic and infrastructure capacity, including creation of research parks for 5 new IITs established in Andhra Pradesh, Kerala, Chhattisgarh, Jammu Kashmir, and Karnataka. And for this, total outlay of 11,828 crore has been provided. And Union Budget 26-27, it has announced the setting up of 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistic corridors, and the construction of one girls hostel in every district through viability gap funding and capital support. तो दस ये इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट ने लोकसभा में पार्लियामेंट में प्रोवाइड किया। तो ये इम्पोर्टेंट मतलब रहेगा कि ऐसे जो जो न्यू न्यू जुड़े हैं एस्टेब्लिशमेंट्स जो हुए हैं उनके। और इसके अलावा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये एक एनुअल सर्वे है विच कवर्स द ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. It is conducted by Department of Higher Education, Ministry of Education, and it collects detailed information on enrollment, teachers, programs, infrastructure across the higher education institutions in India. तो ये important रहेगा. And the next important article, it is related to regulation of two-wheeled road ambulances in India. Ministry of Road Transport and Highways, they have initiated a draft notification to amend the Central Motor Vehicles Rules 1989, and what it aims to create a regulatory framework for two-wheel road ambulances. मतलब जैसे हमें पता है कि एम्बुलेंस कार होती है, फोर फोर व्हील व्हीकल होता है, तो अभी क्या गवर्नमेंट का एम हो रहा है कि टू व्हील जो है वो एम्बुलेंसेस उनको भी हम ले आए, और उनके लिए जो भी एक रेगुलेशन कैसे करना है, एक फ्रेमवर्क उसको प्रिपेयर किया जाए, बिकॉज इनका काफी पोटेंशियल होता है टू प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड एक्सटेंड मेडिकल केयर एक्सेस टू रूरल, रिमोट एंड हिली एरियाज. Currently, two-wheel road ambulances are not qualified as a distinct vehicle category within the Central Motor Vehicle Rules. This absence leads to a lack of standardized national requirements concerning their construction, functional safety, patient handling system, type approval, registration, and fitness inspection. So, ये जो gaps है इनको ब्रिज करने के लिए अमेंडमेंट्स को ले आया जाएगा, इसके लिए एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाए है, तो अब फ्यूचर में जो टू व्हीलर व्हीकल्स रहेंगी वो भी का एक ट्रेंड ग्रो करेगा, आएंगी, और ट्रैफिक कंजेशन जो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और जो एक्सेसिबिलिटी है डिफिकल्ट टेरेन्स में, वहां पे ये एक माइलस्टोन जो है वो आगे फ्यूचर में जो है वो साबित हो सकते हैं. तो इसमें गवर्नमेंट अब अमेंडमेंट ले आके नए सिरे से जो है वो इनको भी इंक्लूड करेगी, तो ये काफी बेनिफिशियल रहेगा फॉर द पेशेंट्स. Then government has announced that India has made significant strides in financial inclusion, achieving nearly universal banking coverage. Currently, 99.92 of all inhabited villages in the country are served by a banking outlet. This extensive reach ensures that a vast majority of population has access to essential banking services. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, which was launched by the Government of India on August 28, 2014, has been instrumental in this progress, with a total of 58.77 crore accounts opened under the scheme. These accounts collectively hold a balance of 3,12,414 crores, demonstrating a substantial amount of savings and financial activity among the beneficiaries. And the primary aim of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, it was to provide a universal access to banking facilities to all households. And the scheme offers a bank account, debit card, life insurance cover of 1 lakh, and an accident insurance cover of 1 lakh, which was increased to 2 lakhs in 2018. तो ये एक माइलस्टोन रहा है, और लगभग भी 99.92% यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज इंडिया का में हो गया है.
The next, the Ministry of Road Transport and Highways has proposed amendments to the Central Motor Vehicle Rules 1989 for the phased implementation of vehicle to vehicle communication system. The 5.875 gigahertz to 5.925 gigahertz band has been identified for vehicle to vehicle and other intelligent transportation system applications. The Department of Telecommunication has exempted the use of this frequency band for licensing requirements. ये जो फैसिलिटी होती है V2V communication facility, it facilitates the real-time exchange of critical information between nearby vehicles such as speed, मतलब जो पास की व्हीकल रहेगी उसका स्पीड का, डायरेक्शन का, पोजीशन का पता चल जाएगा. तो it will convey a warning to the driver or the vehicle system ताकि कोई सेफ्टी इश्यूज ना रहे, कोई ऐसे क्रिटिकल चीज प्रॉब्लम जो है वो ना हो. तो इसमें कोई भी इवेंट हो, जैसे कि कोई सडन ब्रेक लेगा या कोई एक पोटेंशियल है कोलिजन का, अनसेफ लेन है, तो उस कंडीशन में जो है ये सिस्टम काफी बेहतर तरीके से जो है वो करेगा. और ये काफी रिलायबल है. It is based on onboard sensors and driver responses and its ability to provide information beyond the driver's direct line of साइड, मतलब डायरेक्ट जो नहीं देख पा रहे उस चीजों को भी जो है वो उसको एक अंडरस्टैंडिंग होगी. और चूंकि हमें पता है कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स वगैरह काफी ज्यादा होते हैं, तो सिटीज को, हाईवेज को और सेफ बनाने के लिए जो है ये सिस्टम को जो है वो गवर्नमेंट अब इंट्रोड्यूस करेगी. और ये जो 5.9 गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज DSRC, दैट इज डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बैंड. And globally, it is allocated for intelligent transportation systems, including vehicle to vehicle and vehicle to infrastructure communications. तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी पूछा जा सकता है. आगे आने वाले टाइम में इंडिया में ये भी पूरा सिस्टम जो है वो लागू होगा. Then Glaw Lake, it has been declared Arunachal Pradesh the first Ramsar site. Now, in India, the total number of Ramsar site is 101. Uh, there has been a significant growth in Ramsar sites from 26 in 2014 to 101 in 2026. The 100th Ramsar site was declared in Uttar Pradesh, Balia district, Surhatar, that is Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary. तो ये important रहेगा. और this Claw Lake is located within the Kamlang Tiger Reserve, where it is a pristine freshwater lake and situated in eastern Himalayas. It is a biodiversity rich hotspot and it is fed by perennial mountain streams and surrounded by lush vegetation. तो चूंकि अभी न्यू इंक्लूजन हुआ है तो इम्पोर्टेंट रहेगा. साथ ही साथ रामसार कन्वेंशन, इट इज it is convention on wetlands of international importance and it was adopted in 1971 in Ramsar, which is in Iran, and it came into force in 1975. It is an intergovernmental treaty which provides that framework for the conservation and wise use of wetlands and their resources. तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा. साथ ही साथ ग्लॉ लेक जैसे बताया, तो ग्लॉ लेक अरुणाचल प्रदेश में है. सिमिलरली वहां पे ये आता है कामलांग टाइगर रिजर्व के अंदर, which itself is named after Kamlang River, which is located in the Changlang district of Arunachal Pradesh. So all these information are relevant for your prelims examination purpose and they can be asked. तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा. और जो एक्सपेंशन हुआ है, जो नंबर का इंक्रीज हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि in last 12 years the sites number have been increased from 26 to 101. Then if we talk about sports, in sports, Harshita Jhakar, she has made history by becoming the first Indian woman to feature at the prestigious Tour de France Femmes. This
significant achievement marks her as the inaugural female cyclist from India to participate in the event. फिर lastly, Ahmedabad gears up for 2030 Commonwealth Games. During the closing ceremony in Glasgow, India extended a vibrant invitation to Ahmedabad. Uh, this officially launched the journey towards the centenary edition of the Commonwealth Games in 2020, which will happen in Ahmedabad, Gujarat, in India.